वेलकम इन दिस लेक्चर। आज हम मैक्सवेल की थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को डिराइव करेंगे। थर्ड मैक्सवेल जो समीकरण है वह हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत जो फैराडे के द्वारा दिया गया उस पर आधारित है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत्वाहक बल उस पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है और इसकी दिशा है वो जो उस फ्लक्स परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। इसलिए यहाँ पर हम एक ऋण चिन्ह काम में लेंगे। तो प्रेरित विद्युत्वाहक बल फैराडे के नियम से विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो प्रेरित विद्युत्वाहक बल E इक्वल टू होता है -d/dt ऑफ φm मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए प्रेरित विद्युत्वाहक बल को हम अगर परिभाषित करें तो यह होता है बंद पथ में इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य। यानी एक बंद पथ में आप एक किसी इकाई आवेश को एक स्थान से वापस उसी स्थान तक लाने में कितनी ऊर्जा खर्च करते हो वह प्रेरित विद्युत्वाहक बल कहलाता है। तो E को हम रिप्रेजेंट करते हैं E इज इक्वल टू क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल, यहाँ क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल है C ऑफ यूनिट चार्ज है ना, तो एक Q चार्ज पे कितना बल लगाओगे आप QE, तो यूनिट चार्ज पे कितना बल लगेगा E और E डॉट dl उसको। तो यहाँ हम प्रेरित विद्युत्वाहक बल को इस प्रकार निरूपित करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि चुंबकीय फ्लक्स को, तो चुंबकीय फ्लक्स को हम निरूपित करते हैं उस पृष्ठ से गुजरने वाला। तो यहाँ इसको हम निरूपित करेंगे B डॉट dl, इसका सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ इस कंडीशन में आवश्यक नहीं है कि जो पृष्ठ हो वो एकदम पूरी तरह क्या हो, क्लोज्ड हो। क्लोज की जरूरत नहीं है, पृष्ठ कैसा भी हो। जैसे कुंडली से फ्लक्स गुजरता है तो कुंडली का जो एरिया है वह क्या है, वर्ताकार पृष्ठ है एक इसका। तो इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ अगर पुट करें, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो साइड है वो सरफेस इंटीग्रल है और ये जो साइड है ये लाइन इंटीग्रल है। तो क्यों ना हम लाइन इंटीग्रल को क्या करें, सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दें। तो उसके लिए हम काम में लेते हैं स्टोक की कर्ल प्रमेय। तो देखिए स्टोक की कर्ल प्रमेय से, तो स्टोक की कर्ल प्रमेय से हम इस लाइन इंटीग्रल को मीन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl जो है ये एक लाइन इंटीग्रल है, इसको हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने का ये कैसे लिखा जाएगा, डेल क्रॉस E और ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू सरफेस एलिमेंट डॉट dl। अब देखिए यह प्रेरित विद्युत्वाहक बल E को ही निरूपित कर रहा है। तो अब हम यहाँ E और ये जो फ्लक्स है फाई, इनकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, ये सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस E ds इज इक्वल टू -d/dt ऑफ सरफेस इंटीग्रल B डॉट dl। ठीक है, देखिए यहाँ जो d/dt है, ठीक है, इस टर्म को हम के अंदर ले सकते हैं। जो सरफेस जो एलिमेंट है वह टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको इसके साथ अंदर की तरफ लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगी, ये साइड, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dB ऑफ डॉट dl। ठीक है, अब इन दोनों तरफ यहाँ सरफेस इंटीग्रल है और इस साइड में भी क्या है, सरफेस इंटीग्रल है। तो हम सरफेस इंटीग्रल को यहाँ से हटा देते हैं, तो बाकी जो पार्ट बचेगा वो क्या रह गया, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से क्या रह जाएगा dB/dt। ठीक है, और अगर हम T को और सरफेस एरिया से स्वतंत्र फलन के रूप में निरूपित कर रहे हैं
तो हम इसको इसके आंशिक अवकलज के रूप में भी डेल बी बाई डेल टी के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं। यह मैक्सवेल की क्या कहलाती है? तृतीय समीकरण कहलाती है। ठीक है, इसमें आप और कुछ आप चेंज करना चाहो तो जैसे डेल क्रॉस ई है, इसको आप लिख सकते हो माइनस बी क्या होता है? म्यू इंटू एच। तो यहाँ म्यू को अलग कर लेंगे और ये रह जाएगा डेल एच बाई डेल टी। तो यही भी इसी समीकरण का दूसरा रूप है। हम चाहें तो बी के कंपेरिजन में यहाँ क्या लिख सकते हैं? एच लिख सकते हैं, चुंबकन क्षेत्र के रूप में निरूपित। तो आगे का जो हमारा काम है वो बी के रूप में न होके हम इनको एच के रूप में निरूपित करेंगे। तो ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है। इसके बाद में बात करते हैं मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन की। चतुर्थ मैक्सवेल समीकरण। तो इसको हम ड्राइव करते हैं किससे? एम्पियर के परिपथ नियम से। एम्पियर का परिपथ नियम क्या कहता है कि किसी बंद पथ के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल, इट मीन चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन हो गया बी डॉट डी एल, और पथ बंद है तो टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा इसका क्लोज पाथ इंटीग्रल। ये इक्वल होता है क्या? उस पथ से गुजरने वाली धाराओं आई और चुंबकशीलता म्यू के गुणज के रूप। ठीक, चलिए यहाँ जो धाराएं हैं उसको परिभाषित करने के लिए हम काम में लेते हैं धारा घनत्व को। तो देखिए धारा घनत्व जो होता है वो क्या होता है? धारा बट्टे क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं छोटे पार्ट के लिए, अल्पांश के लिए डी आई बाई डी ए। तो यहाँ से अगर हम आई को लिखना चाहें जे के पदों में तो देन धारा घनत्व सदिश राशि है, तो विद्युत धारा अदिश राशि होती है, तो ये लिखी जाती है जे डॉट डी। एरिया को मैं एस के रूप में ले लेता हूँ क्योंकि अपनों ने एस के रूप में ही परिभाषित किया है पहले। और अगर हम बात करें कुल धारा की तो वो कुल धारा हो जाएगी इसका इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? क्लोज पाथ इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल जे का विद रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। ठीक है, अब वही स्टोक के कर्ल प्रमेय को यूज में लेते हैं। स्टोक के कर्ल प्रमेय से हम ये लाइन इंटीग्रल को क्या कर सकते हैं? सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ये क्या बन जाएगा? बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल हो जाएगा बी के कर्ल का सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो ये इक्वेशन अपने पास में आ जाएगी इंटीग्रल डेल क्रॉस बी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया इज इक्वल टू म्यू जे डॉट डी एल। ठीक, क्योंकि सरफेस एरिया हमने स्वैच्छिक लिया है तो इसलिए हम इस इंटीग्रल को यहाँ से हटा के खाली जो बाकी राशियों के रूप में इस समीकरण को लिख सकते हैं। इट मीन डेल क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू ये। ठीक है, अगर हम एच के पदों में इसको लिखना चाहें तो बी इक्वल टू क्या होता है? म्यू एच। इट मीन म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू ये भी समीकरण को लिखा जा सकता है। ये मैक्सवेल की फोर्थ समीकरण है। ठीक, अब मैक्सवेल की फोर्थ समीकरण जो है इसमें कुछ संशोधन किया गया, इसमें जो करेक्शन किया गया वो कारण क्या है उस करेक्शन का? देखिए कि यहाँ पर यह जो धारा घनत्व है ये मुक्त आवेश वाहकों के कारण धारा घनत्व की बात हो रही है। अगर हम बात करें कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, यानी कि जो हमने विस्थापन धारा की जो बात की थी स्टार्टिंग में, उस विस्थापन धारा के कारण जो धारा घनत्व था वो इसमें कंसिडर नहीं हुआ, तो उसको हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, तब यह कुल धारा घनत्व के लिए ये समीकरण क्या होगी? सही होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपने यहाँ से देखते हैं कि ये किन आवेश घनत्व की बात कर रहा है।
ये दोनों ही फोर्थ इक्वेशन है। एक बार हम जो ये इक्वेशन है फोर्थ ही, इसका कर्ल लेते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंस लेते हैं, सॉरी इसका डाइवर्जेंस लेने पर तो डेल डॉट डेल क्रॉस डी, ठीक है, तो ये डेल डॉट राइट साइड में भी आ जाएगा, तो म्यू को हम अलग लिख देते हैं, इसको लिख दिया डेल डॉट जे, ठीक है, दोनों तरफ क्या लिया हमने, डाइवर्जेंस लिया है इसका। तो अब हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, इट मीन यहाँ से म्यू इंटू डेल डॉट जे, ये भी क्या होगा, जीरो, ठीक है। अब देखिए सांतत्य जो समीकरण है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सांतत्य समीकरण होती है डेल डॉट जे प्लस डेल बाई डेल टी ऑफ रो, ये स्थिर आवेश घनत्व है रो, इसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या होता है, जीरो। यहाँ से देखिए इफ दिस क्वांटिटी इज जीरो देन डेल रो बाई डेल टी भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि ये जो मैक्सवेल इक्वेशन है यह केवल किसको बता रही है, स्थिर आवेश घनत्व को बता रही है। अगर आवेश में वहाँ पर जैसे संधारित्र के प्लेटों पर आवेश के संचयन में वृद्धि होती है तो उस राशि को या उस भाग को यह ऐड नहीं करती, यानी विस्थापन धारा वाले पार्ट के लिए फोर्थ जो समीकरण है मैक्सवेल की वह कंप्लीट नहीं है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए इसमें जो करेक्शन है वो हम बात करें, वो हम एक बार इसमें ये जो जे है यह स्थिर आवेश घनत्व को निरूपित कर रहा है, और दूसरा हम इसमें विस्थापन आवेश घनत्व को हम इसमें ऐड कर देते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ ये जो जे डी है ये किसको बता रहा है, विस्थापन धारा आवेश घनत्व को बता रहा है। देन अब आप क्या करें, इसका वापस हम डाइवर्जेंस लेते हैं। डाइवर्जेंस अगर हम इसका लें देन ये हो जाएगा डेल डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डी। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल इज जीरो, ठीक है। मैन डेल डॉट जे वापिस सांतत्य समीकरण से, सांतत्य समीकरण से डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेल डॉट जे इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, डेल रो बाई डेल टी, स्थिर आवेश घनत्व में अगर कोई चेंजिंग है तो देखिए ये पार्ट इसमें यहाँ आ जाएगा। तो देन क्या हो जाएगी ये समीकरण, ये जीरो हो गया, इसकी जगह माइनस डेल रो बाई डेल टी पुट किया, ये रह गया, इसको इस तरफ लाएंगे, देन डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू डेल रो बाई डेल टी, ठीक है। अब देखिए प्रथम मैक्सवेल समीकरण से डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से रो का मान जो है वो लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई, और एप्सिलॉन नॉट जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू रो, और एप्सिलॉन नॉट ई क्या होता है, विस्थापन सदिश डी, तो इट्स मीन रो इज इक्वल टू डेल डॉट डी वेक्टर लिखा जाएगा। तो ये वैल्यू हम रो की यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगी डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी डेल डॉट डी वेक्टर, या डी को कभी भी आप एप्सिलॉन इंटू ई लिख के ई के पदों में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी हम इसको वापस लिख लें तो भी कोई उससे, तो डेल डॉट जे डी वेक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेल एक्स वाई जेड का फलन है और टी समय का फलन है, तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो हम इस राशि को डी के साथ लिख दें, तो ये हो जाएगा डेल डॉट डेल डी बाई डेल टी, ठीक है। दोनों तरफ डाइवर्जेंस है तो इसको यहाँ से विलोपित कर दिया, तो अपने पास में विस्थापन धारा घनत्व जे डी का मान क्या आ गया, डेल डी बाई डेल
टी, या फिर एप्सिलॉन डी को एप्सिलॉन ई लिखें तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। तो ये जे डी की वैल्यू, मैक्सवेल समीकरण जो है वो जे प्लस जे डी है, तो यहाँ जे डी की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी इन टर्म्स ऑफ ये। ठीक है, तो अब ये मैक्सवेल की समीकरण जो है उसमें ये हमने करेक्शन किया है, तो एग्जैक्ट समीकरण है वो क्या आ जाएगी, जे। आप चाहो तो एप्सिलॉन नॉट ई को डी के पदों में लिखो तो ये क्या लिखा जाएगा, डेल डी बाई डेल टी। तो ये मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है। अब इसके बाद में देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है कि सिद्ध करिए कि मैक्सवेल की फोर्थ समीकरण से आप सातत्य समीकरण को प्राप्त कर सकते हो। देखो ये मैक्सवेल की फोर्थ समीकरण है, इससे हमें सातत्य समीकरण प्राप्त करना है, तो प्रोसेस यही है, मैक्सवेल की समीकरण लिख ली। अब इसका हम क्या लेते हैं, डाइवर्जेंस लेते हैं, तो यहाँ डाइवर्जेंस लेंगे तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, वो डाइवर्जेंस ये हो गया 0 और डेल डॉट जे और डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई को हम चाहें तो वापस डेल डी बाई डेल टी के रूप में लिख सकते हैं, ताकि एक बार एप्सिलॉन नहीं लिखना पड़े। इसलिए यहाँ ये डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल 0 होता ही है, तो ये डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट ये वैल्यू अपने को प्राप्त हो गई। ठीक है, देन डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट डेल डी बाई डेल टी जो है, देखिएगा डेल डी बाई जो डेल टी है इसमें हम डी की जो वैल्यू है उसको हम वापिस यहाँ हम डेल बाई डेल टी को, यानी अभी जो हमने प्रोसेस किया था उसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं। तो डेल बाई डेल टी को हम अलग लिख लेते हैं और इसको रख देते हैं डेल बाय, ठीक है, डेल डॉट डी। अब डेल डॉट डी मैक्सवेल की प्रथम समीकरण से डेल डॉट डी बताइए क्या होता है, डेल डॉट डी इज इक्वल टू होता है रो। तो ये वैल्यू हमने को यहाँ पुट करते हैं और ये साइड क्या है 0, यहाँ ये रह गया डेल डॉट जे और प्लस डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या आ गया 0 प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम मैक्सवेल के फोर्थ समीकरण में से हम क्या कर सकते हैं, सातत्य समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैक्सवेल के चारों समीकरण हमने पढ़ी, एक बार इन चारों समीकरण को हम रिवाइज कर लेते हैं। मैक्सवेल की प्रथम समीकरण है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। मैक्सवेल की दूसरी समीकरण है डेल डॉट डी दैट इज ऑलवेज 0। मैक्सवेल की थर्ड समीकरण है डेल क्रॉस ई and del cross E is equal to minus del B by del T, and मैक्सवेल की फोर्थ समीकरण है डेल क्रॉस ऑफ B, B के पदों में ले लो चाहे आप H के पदों में ले लो, डेल क्रॉस ऑफ H इज इक्वल टू J वेक्टर प्लस डेल D वेक्टर बाई डेल T। ये चार मैक्सवेल समीकरण है। इन मैक्सवेल समीकरणों का हम आगे उपयोग करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन करने में।